तो जो बच्चे कक्षा 9 में हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं संस्कृत व्याकरण का टॉपिक। यानी संस्कृत के व्याकरण के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे संधियां। यानी आपके सिलेबस में कितनी संधियां हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ 2 संधियां पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? अगर हम संधि की बात करें तो सिर्फ आपको 2 संधियां पढ़नी है। ठीक है, कितनी पढ़नी है? 2 पढ़नी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है संधि। केवल आपको दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़नी है 2। लेकिन उससे पहले हम लोग संधि की परिभाषा भी पढ़ेंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। अब वो संधि से कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न बनाता है, ये परीक्षा के पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको पढ़ना सब है। अब वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, ये भी तो पूछ सकता है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि की सबसे पहले परिभाषा। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि संधि जो शब्द है ये बना है तो कैसे बना। समय समय पर स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और उसमें की प्रत्यय लग करके बनता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे सम उपसर्ग है और धा धातु है। कौन सी धातु है? धा। ये धा बड़ा है और इसमें की प्रत्यय लगता है। की का कट करके छोटी ई बचती है, तो सम धा ई समधि, समधि। और मां कन्ना हो जाता है और संधि बन जाती है। तो इस प्रकार जो बनता है वो बनती है संधि। ठीक है, संस्कृत में संधि, ये हिंदी में ऐसे संधि लिख सकते हो बिंदी लगाकर, लेकिन संस्कृत में जो संधि है वो ये इसकी वर्तनी है। ठीक है, संधि का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेटा ये बताओ संधि का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि के पर्यायवाची कौन से हैं? जोड़ या मेल। इतनी बात समझ में आई। अब इसकी बात होगी, बाद में बात ये हो जाएगी कि भैया ये बताओ संधि के भेद कितने हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा कि बता दो भाई कि संधि के भेद कितने हैं। तो जो संधि के भेद पूछे जाएंगे, तो संधि के भेद बताओ भाई, संधि के भेद कितने हैं, जरा गौर फरमाइएगा। संधि के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। नहीं नहीं भाई साहब, 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? तो संधि के जो 3 भेद हैं वो ये हैं। नंबर 1 आती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। इतना आप नोट करिए। संधि किसे कहते हैं, इसकी संधि की परिभाषा मैं इधर ही लिखा देता हूं। संधि की परिभाषा आप लिख लीजिए, परिभाषा। ठीक है, संधि की परिभाषा लिखना आपको बहुत जरूरी है। लिखिए क्या है संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा आप लिखिएगा कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 वर्णों, वर्णों यानी वर्ण, वर्ण मतलब होता है अक्षर, के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो गया, आपको यह समझ में आया कि संधि जो शब्द है वो बना कैसे। सम, धा और की। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। तो समधि, समधि, समधि।
ऐसे बना संधि। संधि की परिभाषा ये है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी निकटवर्ती दो अक्षरों का जब मिलन होता है तो जो एक नया अक्षर बनता है तो वो संधि से बनता है, और संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। संधि और समास में भेद अलग अलग हैं, वो समझना अलग की बात है, वो नहीं आपको समझना है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज समझिए। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसकी छोटी सी परिभाषा लिख दीजिए। जब दो स्वरों का मेल होता है, जब दो स्वरों का मेल हो तब स्वर संधि होती है। जहां, यहां लिख लो जहां, जहां दो स्वरों का मेल हो वहां स्वर संधि। जहां दो व्यंजनों का मेल हो, तो जहां दो व्यंजनों का मेल हो वहां व्यंजन संधि। जहां विसर्ग का मेल हो वहां विसर्ग संधि होती है। जब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मिलन होता है तो यानी व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, हल संधि भी व्यंजन संधि को कहते हैं। जब स्वर से स्वर का मिलन हो स्वर संधि, व्यंजन से व्यंजन का मिलन हो तो व्यंजन संधि, विसर्ग और व्यंजन या स्वर का मिलन हो। ठीक है, जहां विसर्ग का, ये इसमें थोड़ा मिला लो, जहां विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो वहां विसर्ग संधि होती है। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका पेज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब तो हमने पढ़ा संधि की परिभाषा, संधि के भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब संधि का हमें पहली संधि पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। तो भैया हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सी है, हमारे सिलेबस में जो संधि है वो कौन सी है, तो हमारे सिलेबस में जो संधि है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है, दीर्घ संधि। तो हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पहले नंबर पे, पहले नंबर पे पढ़ेंगे, अरे यार तुम क्यों नहीं बन रहा, दीर्घ स्वर संधि। हमें दो संधियां पढ़नी है, दीर्घ स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। दीर्घ और गुण दो ही संधियां पढ़नी है। तो दीर्घ स्वर संधि है, इसको ध्यान रखना। जो दीर्घ स्वर संधि है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका सूत्र याद रखना, इसका सूत्र होता है अकाः सवर्णे दीर्घः। अकाः सवर्णे दीर्घः, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र निम्न में से क्या है, तो अकाः सवर्णे दीर्घः, आद गुणः, वृद्धि रेचि, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। आपने पढ़ा है, समझ जाएंगे कि अकाः सवर्णे दीर्घः माने आपकी दीर्घ संधि है। अकाः सवर्णे दीर्घा में अब आपको बताना है कि भैया ये अक क्या है। ठीक है, ये अक क्या है, तो अक एक प्रत्याहार है और अक मीन्स होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इतने अक्षर आते हैं अक के अंतर्गत। सवर्णे, सवर्णे का मतलब होता है सजातीय, सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण, सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी अकाः सवर्णे दीर्घा का मतलब है कि जब अक माने आ ई उ री अपने समान वर्ण के साथ मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं।
आ ई ऊ अपने समान वर्ण के साथ मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। बोर्ड पे मैं लिख लिख के आपके विद्यालय की तरह पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो नोट्स भी यहां पहले से ही टाइप कर सकता था, लेकिन उतना समझ में नहीं आता, तो बहुत अच्छे से समझाना है। इसलिए परिभाषा आप समझिए। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? जहां जब दो ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण स्वर वर्णों के स्थान में जब जब दो ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण स्वर वर्णों के स्थान में उनका दीर्घ रूप आदेश होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी जहां दो ह्रस्व अथवा दीर्घ सवर्ण वर्णों का मेल होता है और उनका दीर्घ हो जाता है, वहां दीर्घ संधि होता है। तो लिखिएगा, जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ, जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ सवर्ण, सवर्ण माने अपने, सवर्ण का मतलब होता है सजातीय वर्ण, अपने ही जाति के वर्ण। सजातीय वर्ण माने अपने ही जाति के वर्ण। जैसे पटेल पटेल, खान खान, ये क्या हुए? सजाती हुए ना। जैसे खान खान, पटेल पटेल, यादव यादव, ये क्या हुए? सजाती हुए, समान जाति के हुए। ऐसे लुहार लुहार, धोबी धोबी, ये क्या हुए? सजाती हुए। शास्त्री शास्त्री, पांडे पांडे, क्या हुए? सजाती हुए। ऐसे ही छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ छोटा आ, ये सजाती हुए। वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक छोटी ई, बड़ी ई छोटी ई सजाती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ सजाती है। री री सजाती है। ठीक है। तो जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ सवर्ण सजातीय स्वर, जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ सवर्ण सजातीय वर्ण स्वर वर्णों का आपस में मेल होकर दीर्घ रूप हो जाता, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ रूप हो जाता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? मुझे तो लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, तनिक भी कमी नहीं रह गई होगी। ठीक है, तनिक भी कमी नहीं रह गई होगी। समझो, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पर एक बात समझो, ये छोटा आ है। अब जो छोटा आ है, छोटा यानी कहने मतलब छोटा आ के साथ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। छोटा आ बड़ा आ के साथ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। और बड़ा आ का मेल होगा तो बड़ा आ ही बनेगा। समझ में बात आई? ऐसे ही मैं अगला पेज ले लेता हूं। ऐसे ही छोटी ई बड़ी ई के साथ मिले, चाहे बड़ी ई के साथ मिले, चाहे छोटी ई के साथ मिले, इन सबका बनना क्या है? ये सब बड़ी ई में ही परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही है छोटा ऊ के साथ, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ, चाहे बड़ा ऊ के साथ, चाहे छोटा ऊ, हाँ छोटा ऊ इधर, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे इधर छोटा ऊ हो। यानी कुल मिला के होना क्या है? कुल मिला के होना है बड़ा ऊ। ठीक है। ऐसे ही री का री के साथ मिलन होता है तो बड़ी री बनती है। बड़ी री में
देखो छोटी री बनती है ऐसे, ये छोटी री है, ध्यान देना, ये छोटी री है, ठीक है, ये छोटी री है। अब ये बड़ी री कैसे बनेगी, ये ऐसे बड़ी री बनेगी, डबल यहां पर लग जाएगा नीचे, तो ये बड़ी री हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं यहां से समझाता हूं आपको, यहां से समझिएगा। जैसे हमने ये छोटा आ का उदाहरण यही समझा, चलो इसको यहां ना लेकर के मैं आगे ले लेता हूं, छोटा आ मैं इसी पेज पे आपका ले लेता हूं, ठीक है। इसी पेज पे हम आपका छोटा आ तो भी बड़ा आ होगा, बड़ा आ तो भी बड़ा आ होगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ ही होगा। अब इसका एक उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण ये देखिएगा, इसका एक उदाहरण ये देखिए। अब ये कैसे बनता है ये समझिए, ये क्या कैसे संधि होती है वो समझना है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, विद्या प्लस आलय। जैसे ही आपको ये मिले, अब प्लस के इधर उधर, प्लस नहीं इसको धन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बड़े आ की मात्रा है विद्या में, तो ये बड़े आ की मात्रा निकाल लो। इधर आलय में बड़ा आ है, तो इसका क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, इसलिए जो रूप निकलेगा वह क्या निकलेगा, विद्यालय। क्या निकलेगा, विद्यालय। ऐसे ही आपका जैसे कह दिया गया शिव धन आलय। अब यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं शिव में छोटे आ की मात्रा है और आलय में बड़े आ की, तब भी ये क्या बनेगा, बड़ा आ, यानी क्या हो जाएगा, शिवालय। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ गया। इसी तरह ई बड़ी ई हो जाता है, जैसे यहां पर मुनि धन ईश, तो क्या बना, मुनीश। मुनि धन ईश क्या बना, मुनीश बना। आई बात समझ में। तो यहां क्यों बना, क्योंकि यहां छोटी ई है और यहां बड़ी ई है, और तो कुल मिला के बड़ी ई की ही मात्रा लगेगी। अब यहां छोटा ऊ बड़ा ऊ, जैसे यहां पर वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सवा, हाँ ये संस्कृत बनानी है ना, तो संस्कृत विसर्ग लगा लो। तो वधु धन उत्सवा, यानी कि यहां पर बड़ा ऊ है और यहां पर छोटा ऊ है, बनना क्या है, बड़ा ऊ, ठीक है। तो क्या बनेगा, वधूत्सवा। क्या बनेगा, वधूत्सवा, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं और आपको बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसे ही इसका भी बनेगा, कैसे बनेगा, री का मात्र धन ऋणम, मात्र धन ऋणम, तो इसका री मिलेगा, यहां पर भी री की मात्रा, यहां पर भी री है, तो यहां पर भी री है और यहां पर भी री है, तो ये बड़ी री बन जाएगी। तो इसका क्या बनेगा, मातृणम, ठीक है, विशेष ये आता नहीं है। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में आते हैं, वह हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो चलो वो उदाहरण सब समझ लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन, अरे क्यों भाई साहब, यहां लिखिए पुस्तक धन आलय, क्या बनेगा, पुस्तकालय।
धन धन अर्थी, क्या बनेगा? धनार्थी। ऐसे तो है। विद्या धन अर्थी, क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्या धन अर्थी। इसी तरह और भी उदाहरण है, कोई और बताएगा? परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। और धर्म धन अंध, धर्मांध। धर्म धन अंध, क्या बनेगा? धर्मांध। ठीक है, इसमें भी छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही क्या बनेगा? शिक्षा धन आलय, शिक्षालय, है ना? धर्म आत्मा, धर्मात्मा। अद्यप एक और देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्य धन अपि, तो क्या बनेगा? अद्यापि। नदी, हाँ ये अद्यापि बनेगा। नदी ईश, नदीश बनेगा। ठीक है। तव धन आकारः, तवाकारः बनेगा। और एक और ज्यादा आता है, दैत्य धन आरी, तो क्या बनेगा? दैत्यारी। और विसर्ग लगा होगा तो लगाइएगा, इधर भी इधर भी, दैत्यारी ही बन जाएगा। ऐसे ही है तथा धन अपि, ये छोटा बड़ा के बता रहे हैं। तथा धन अपि, तो क्या बनेगा? तथापि। ठीक है, तथा धन अपि क्या बनेगा? तथापि बन जाएगा। ऐसे आ जाएगा परम धन आत्मा, क्या बनेगा? परमात्मा बनेगा। क्लियर? परम धनात्मा परमात्मा बनेगा। अब ऐसे ही आपको छोटी ई वाले ढूंढ लेना है। छोटी ई वाले कौन ढूंढेगा? बताओ, छोटी ई वाले बताओ। नहीं पता छोटी ई वाले हैं? अरे वो समझो यार, छोटी वाले भी बता देते हैं। छोटी वाले में देखो, गिरि धन ईश, गिरीशः। गिरिधन ईशः, गिरीशः, ये भी दीर्घ संधि हो गया। गिरीशः। रविधन ईशः, क्या बन गया? रविशः। रविधन इंद्रः, क्या बन गया? रवींद्रः। नदी धन ईशः, क्या बन गया? नदीशः। वारिधन ईशः, क्या बन गया? वारीशः। कपिधन ईशः, क्या बन गया? कपीशः। ये सब उदाहरण याद करो, ये सब दीर्घ संधि के हैं। आपको दो ही संधि पढ़ना है। जहां पर आप देखो पहचान क्या है, ये ट्रिक याद कर लो, पता चल जाएगा। ये ट्रिक याद कर लेना, ये ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, जहां आपको बड़ी ई की मात्रा दिखे, बड़े आ की मात्रा दिखे, बड़े ऊ की मात्रा दिखे। ठीक है, ये जहां बीच में, जैसे ग्रीस में बड़ी ई की मात्रा है, बड़े बीच में होनी चाहिए मात्रा, बीच में जिस शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा हो, वहां दीर्घ संधि होगी या बड़ी री की मात्रा हो। जैसे मातृणम, पितृणम, मातृणम, पितृणम, ऐसे। ठीक है, अब इसी तरह बड़ा ऊ की भी देख सकते हैं, बड़ा ऊ की। ठीक है, ये छोटी की बता दिया हमने। अब बड़ा ऊ के उदाहरण देख लो। लघु धन ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा? लघूर्मी है। वधूत्सवा तो बता चुके हैं। और क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? अरे भाई चैट करते रहो ना, बताओ बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। गुरु, ठीक है, गुरु धन उपदेशः, तो क्या बनेगा? गुरुपदेशः। क्या बनेगा?
गुरूपदेशः, गुरुधनुपदेशः, गुरूपदेशः। ऐसे ऐसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूधन ऊर्जाः, भूधन ऊर्जाः, तो क्या बनेगा? भूर्जाः। क्या बनेगा? भूर्जाः। बहुत अच्छा, भूधन ऊर्जा भूर्जाः। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आ जाएगा भानुधन उदयः, भानुधन उदयः, तो क्या बनेगा? भानुदयः। क्या बनेगा? भानुदयः। ऐसे ही आ जाएगा सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा सूक्ति। क्लियर? और कुछ बचा? ऐसे ही पितृणम मातृणम ऋण वाला तो बता चुके हैं, है ना, पितृणम मातृणम बता चुके हैं। इसके बाद अब ये आपकी संधि हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब यहां देखो, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट मार लो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का स्क्रीनशॉट मारो शुरुआत से। जो आप बच्चे जुड़े हैं वो मारें स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूं, अब स्क्रीनशॉट अच्छा लगेगा। चलो, पहला पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया, चौथा पेज ये हो गया, पांचवा पेज और ये हो गया छठा पेज। अब सातवें पेज से हम लोग शुरू करते हैं। कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। इसकी पहचान की ट्रिक क्या है? कैसे जानोगे कि किस शब्द में गुण संधि है? बस आपको क्या देखना है? एक की मात्रा, एक की मात्रा जहां पर लगी होगी, एक की मात्रा, ये ट्रिक याद रखना कि जहां एक ही मात्रा लगी हो वहां गुण संधि है। उपेंद्रः, नरेंद्रः, नगेंद्रः, सुरेंद्रः, देवेंद्रः, ये सब गुण संधि में आते हैं। तो गुण संधि का जो सूत्र है वो क्या है भैया? तो गुण संधि का जो सूत्र है याद रखना, गुण संधि का सूत्र है आद गुणः, आद गुणः, आद गुणः गुण संधि का सूत्र है। इसका मतलब आद का मतलब क्या होता है? आद का मतलब है छोटा आ, और आद का मतलब क्या है? आद का मतलब हुआ छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई आती है तो ए ओ बन जाता है। ठीक है, गुण, हाँ, दूसरा ओ की मात्रा, ओ और ए की मात्रा देखो, जहां ओ और ए की मात्रा हो वहां समझ लो गुण संधि होती है। और बीच में अर अल भी याद रखना, बीच में अर और अल भी होता है। ठीक है, जहां पर जैसे महर्षि हो गया, महर्षि में अर है, महर अर, महर अर, महर्षि अर, तो भी गुण संधि होती है। जैसे तवलकार में अल है, तवलकार में क्या है? अल है, तो वहां भी गुण से, लेकिन मेन ये होता है ओ और ए की मात्रा ज्यादातर उदाहरणों में होती है। अर और अल में महर्षि याद रखना, महर्षि भी गुण संधि में। तो ये तो ट्रिक हो गई, ये पहचान की बात हो गई, ये अलग आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आद गुणः संधि गुण संधि होती है। यानी कहने का मतलब ये है छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ के बाद, के बाद, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए? बताओ क्या आए? ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आए तो के बाद, अब इसमें सवर्ण नहीं आएगा। ठीक है, आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री या ली आए तो ए ओ अर अल क्रमशः लिखना, क्रमशः हो
जा जाता है। ठीक है, तो इस नियम का आद गुणा का ये सूत्र का व्याख्या हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आपकी आ गई है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब हम कहते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कि जिस संधि में दो वर्णों के स्थान में गुण वर्णों आ ए ओ के एकादेश का विधान किया जाता है उसे गुण संधि कहते हैं। एकादेश से तात्पर्य यह है कि दो के स्थान में से एक का आदेश हो, दो के स्थान में से एक का हो जाना। कुल मिलाकर जो पहली परिभाषा हमने बताई है वही वाला समझना। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम, नियम एक। पहले नियम एक देखिए, नियम नंबर एक। नियम नंबर एक में क्या है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ये पहला नियम है, पहली पहचान है, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए? ई या ई आए, यानी छोटी ई या बड़ी ई आए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो दोनों के स्थान पे ए गुण आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के स्थान पे ए गुण आदेश होगा। बात अब समझ में आई है? अब भी नहीं आई है तो अब आएगी। जैसे जैसे समझो भैया, जैसे जब छोटा आ के बाद ई आएगी तो भी ए हो जाएगा। छोटा आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तो भी ए हो जाएगा। बड़ा आ या छोटी ई आ जाए तो भी ए हो जाएगा। बड़ा आ के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी ए ही होगा। अब बात समझ में आई? यानी आ और ई के मिलन से ए संपन्न होगा। कैसे? अब यहां पहला उदाहरण देखिए, उप धन इंद्रा। पहला उदाहरण क्या देखेंगे? अब ये पहला उदाहरण देखो, उपधन इंद्र, क्या बना? उपेंद्र। ठीक है, उपधन इंद्र, उपेंद्र। छोटा आ पा में है, छोटी ई, तो छोटा आ ई मिलकर के ए की मात्रा देखो यहां पर लग गई है। क्लियर? अब छोटा आ बड़ी ई का मेल होगा तो भी, जैसे यहां पर देखो, छोटा आ देव धन ईश, क्या बनेगा? देवेश बनेगा। छोटा आ और बड़ी ई का मेल हुआ तो भी बीच में ए की मात्रा ही लगी, देवेश हो गया। बड़ा आ और छोटी, ठीक है, तो बड़ा आ और छोटी ई भी मिले तो भी क्या बनेगा? ए। और बड़ा आ बड़ी ई मिले तो भी, जैसे महाधन इंद्र, तो महाधन इंद्र मिला, महा इंद्र, तो क्या बनेगा? महेंद्र। ठीक है, और महाधन ईशा, तो क्या बनेगा? महेशा। ठीक है, अब देखो यहां बड़ा आ बड़ी ई, तो बड़ा आ बड़ी ई के मिलन से भी ए की मात्रा, बड़ा आ छोटी के मिलन से भी ए की मात्रा। तो ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे तरीके से पहला नियम समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगला नियम हम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है?
कोई बताएगा हमको अगला नियम क्या है? तो नियम नंबर 2 ये है। नियम, अच्छा, उसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं। जैसे आपको महेंद्रः महाधनिंद्रः गणधन ईशः गणेशः लिखना चाहो लिख लो, मैं बोल रहा हूं, बहुत लिखूंगा लंबा टाइम हो जाएगा। और आप अपने किताब में भी आपके मिल जाएंगे ये सब उदाहरण। महाधन ईश्वरः महेश्वरः, उमाधन ईशः उमेशः, महाधन ईशः महेशः, दिनधन ईशः दिनेशः, महाधन इंद्रः महेंद्रः, ठीक है, देवधन इंद्रः देवेंद्रः, सुरधन इंद्रः सुरेंद्रः, गणधन ईशः गणेशः, गणधन इंद्रः गणेन्द्रः, उपधन इंद्रः उपेंद्रः, उपधन ईश उपेश, सुरधन ईश सुरेश। ऐसे ये सब याद कर लीजिएगा। अब यहां पर नियम नंबर 2 लिख लीजिए। नियम 2, ये नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 कहता है कि अगर, नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 कहता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा। ओ आदेश होगा का मतलब है कि दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब जैसे यहां पर हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा, अच्छा क्या है, आ के बाद उ आए तो ओ होता है। सबसे पहला उदाहरण बहुत सिंपल सा हम लेते हैं, सूर्य धन उदयः। सूर्य धन उदयः लेते हैं, क्या बनता है? ये बनता है सूर्योदयः, ठीक है, छोटा आ और ऊ के मिलने से ओ हो गया। इसी तरह हम उदाहरण ले लेते हैं गंगा धन ऊर्मी। जैसे गंगा धन ऊर्मी, तो क्या बनेगा? गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी, ठीक है। तो बड़ा आ बड़ा ऊ का मिलन हुआ तो भी ओ हुआ, छोटा आ छोटा ऊ का मिलन हुआ तो भी ओ हुआ। ऐसे ही विद्या धन उन्नति ही, तो क्या बनेगा? विद्योन्नति ही। क्या बनेगा? विद्योन्नति ही, ठीक है। तो यहां पर बड़ा आ और छोटा ऊ का मिलन हुआ तो क्या बना? ठीक है, अब यहां ऐसे लिख दो, यहां पर छोटा आ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। यहां पर बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। यहां पर बड़ा आ और छोटा ऊ मिले तो भी ओ बन रहा है। इसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे महाधन ऊर्जा। अब महाधन ऊर्जा तो महोर्जा हो जाएगा, भाग्यधन उदय भाग्योदय हो जाएगा, जलधन ऊर्मी ही जलोर्मी ही हो जाएगा, जलधन ऊर्मी ही जलोर्मी ही। तो इसका भी देखो, जल धन ऊर्मी ही, तो क्या बनेगा? ये जलोर्मी ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहां कैसे बना? यहां पर भी, यहां पर छोटा आ और बड़ा ऊ का मिलन होकर के भी ओ बना, ठीक है। तो ये भी उदाहरण समझ में आ गया। मैं थोड़े से उदाहरण और बोल देता हूं, लिखो चाहे सुन लो। चंद्रधन उदयः चंद्रोदयः, गंगाधन उदकम गंगोदकम, लिख लो। हितधन उपदेशः हितोपदेशः, धन माने प्लस। सूर्यधन उदयः सूर्योदयः, सूर्यधन ऊष्मा सूर्योष्मा, जलधन उर्मी ही जलोर्मी ही। ऐसे याद कर लीजिए।
अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 3 पे चलते हैं, 2 तो हो गया। नियम 3 क्या कहता है कि अगर छोटा आ या बड़े आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश होगा। अर हो जाएगा, सीधा लिख लो। ठीक है। सबसे अधिक पहचान पूछी जाएगी कि कौन सी संधि है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? सबसे अधिक पहचान पूछी जाएगी। ठीक है, चलो तो यहां उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। तो अब यहां पर आ गया है बड़ा आ, यहां पर आ गया है बड़ा आ और यहां पे आ गया है री। तो क्या बनेगा? अर। तो यहां महाधन ऋषि का क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है। ऐसे ही जैसे लिखा है यहां पर वसंत धन ऋतु, तो अब यहां क्या बनेगा? वसंतर्तु। क्या बनेगा? वसंतर्तु। यहां पर क्या हुआ? छोटा आ और री का मिलन होके यहां पर भी अर आदेश हुआ है। ऐसे ही ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, सप्त ऋषयः सप्तर्षयः, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, देव ऋषि देवर्षि, महर्षि महर्षि। ऐसे ही आपको याद करना है। तो बड़ा सिंपल सा है। रूल नंबर 3। ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 यानी नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ली आए तो दोनों के स्थान पर अल आदेश होगा, यानी अल हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। कैसे? तो यहां पर आप देखेंगे क्या लिखेंगे? तव धन लृकारः। अब यहां एक चीज देखो, छोटा आ है और यहां ली है। क्या है? ली है। तो क्या बनेगा? अल। तो यहां क्या लिखेंगे? तवलकारः। तवलकारः। ठीक है, तवलकारः। समझ में आया? तवधन ऋकारः तवलकारः। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण थे जो संपन्न हुए। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं जो आपकी किताब में हैं। ये मैंने आपकी किताब ओपन कर ली है। अब यहां देखिए, दैत्यारिही का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन सब यहीं से बनने हैं, इसलिए मैं किताब नियम पढ़ाने के बाद आपको किताब के अभ्यास प्रश्न भी करा दूंगा, क्योंकि जब भी पेपर आपका बनता है तो बुक से ही बनता है। ये पहला टॉपिक है व्याकरण का। इसके बाद ये संधि हो गई, फिर शब्द रूप, फिर धातु रूप। इसके बाद आपका रस और छंद और अलंकार पढ़ा देंगे। इसके बाद आपके विलोम पर्यायवाची जो हैं वो पर्यायवाची और तत्सम तद्भव आपको कक्षा 10 वालों के पढ़ने हैं। जो कक्षा 10 में हमने तत्सम तद्भव पढ़ाए हैं, पर्यायवाची पढ़ाए हैं, वही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वह सब सेम हैं, वो आपके हाई स्कूल में। तो दैत्यारी का कौन सा होगा? पहला सही होगा दैत्य धन अरिही, दैत्यारिही।
विष्णुदयः का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णुधन उदयः, विष्णुदयः दीर्घ संधि, दैत्यारी दीर्घ संधि। हिमालयः, हिमधन आलयः पहला ही हिमालयः क्या हो गया? दीर्घ संधि। विद्याधन विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला वाला विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, बड़े ध्यान से समझना। फिर है कवींद्रः का संधि विच्छेद क्या होगा? कवींद्रः। देखो कविधन इंद्रः, कवींद्रः दीर्घ संधि। गिरीशः का क्या होगा? गिरिधन ईशः, गिरीशः दीर्घ संधि। भानुदयः का क्या होगा? भानुधन उदयः, भानुदयः दीर्घ संधि। उपेंद्रः का क्या होगा? उपधन इंद्रः, उपेंद्रः गुण संधि। उपेंद्र में क्या हो गई? गुण संधि। महेशा देखो एक ही मात्रा लगी है, कौन सी संधि है? तो एक ही मात्रा, गुण संधि। तो महाधन ईशः, महेशः। गणेशः का क्या हो जाएगा? गणधन ईशः, गणेशः दीर्घ गुण संधि। महोत्सवा, महाधन उत्सवः, महोत्सवः क्या हो गया? गुण संधि। ओ की मात्रा आ गई तो भी गुण संधि, अर अल आ गया तो भी गुण संधि। महोदयः, महाधन उदयः, महोदयः गुण संधि। महर्षिः, महाधन ऋषिः, महर्षिः गुण संधि। महेश्वरः, महाधन ईश्वरः, महेश्वरः गुण संधि। फिर आ गया गंगोदकम, गंगाधन उदकम, गंगोदकम, गंगाधन उदकम गुण संधि। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, इन 15 ऑब्जेक्टिव सवालों का ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो आप अपने किताब में टिक कर लीजिए। ठीक है, यहीं से आने हैं। ठीक, इसके बाद आपके शब्द रूप चलेंगे। राम के शब्द रूप ऐसे याद करा देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलो। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। अब अगले टॉपिक के साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, माय कोर्स में चले जाइए। माय कोर्स में जाने पर आपको कक्षा 9 में क्लिक कर लेना है, फिर क्लिक कर लेना है तो वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको YouTube पे देखना है तो YouTube पर ही देखो, ज़्यादा बेहतर है। YouTube के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट, या फिर कोर्स सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स आपका जो कक्षा 9 की हिंदी का है, आप 70 में 70 लेके आइए, जबरदस्त स्कोर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।